नमस्कार दोस्तों, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स के आज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी होली काफ़ी अच्छी गई होगी। हमारी आज की जो पहली न्यूज़ है वो होली से ही संबंधित है, जिसे हम एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। कंटेस्ट है वृंदावन होली ऑफ विडोज़। देखो, वैसे तो हमारे देश में आपको पता है 1829 में सती एक्ट आया था और उसके बाद सती प्रथा बैन हो गई थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में विडोज़ के प्रति जो एटीट्यूड है ना वो चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारी जगहों पर आज भी ऐसा होता है कि विडोज को सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है। मूवीज में जो दिखाते हैं ना, विडोज वाइट साड़ी पहनती हैं। वाइट साड़ी का मतलब है अब उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, उन्हें सिर्फ पूजा पाठ करके सादा जीवन बिताना चाहिए। देखो, ये बहुत ज़्यादा एथिकली रॉन्ग है, क्योंकि विधवा होना किसी के हाथ में नहीं है। आप बताइए, किसी की मौत किसी के हाथ में थोड़ी ना है। इसके लिए हस्बैंड की डेथ हो जाए, इसके लिए वाइफ को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। विडोज को भी राइट टू लाइफ का हक है, जो कि आर्टिकल 21 में है। इसलिए विधवा होने पर सोशली आउटकास्ट करना, ये देखो इमोरल है। हमारी सोसाइटी में आज भी जो कंजर्वेटिविज्म है उसको रिफॉर्म करना हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। यही किया एक एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल ने। वृंदावन में विडोज की होली को 2013 से सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ कंडक्ट करवाता आ रहा है, ताकि विधवा महिलाएं भी सभी फेस्टिवल्स को, मतलब इस केस में होली को, बाकी लोगों की तरह सेलिब्रेट कर सकें। इससे समाज की जो गलत सोच है ना कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको इवन हंसने तक का हक नहीं है। अब आप बोलोगे उनको हंसने से कौन रोकता है? बात ये नहीं है, बात ये है लोग जज करने लगते हैं कि देखो इसका पति नहीं है फिर भी ये कितनी खुश रहती है। लोग इस प्रकार से ना जज करने लगते हैं। तो ये जो इवेंट्स है ना छोटे छोटे, इससे सोशल एक्सेप्टेंस आती है और लोगों का जो रवैया है ना विडोज के प्रति वो चेंज होगा। उन्हें भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीने का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जिसे हमें एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है वो है पेटेंट वेवर फॉर कोविड वैक्सीन। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने कोविड वैक्सीन के लिए पेटेंट में लिमिटेड वेवर की मंजूरी दी। मतलब लिमिटेड सिचुएशन में जो पेटेंट के रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। इसका एथिकल पर्सपेक्टिव जानें उससे पहले आप देखो यूरोपियन कंट्रीज का दोगलापन देखें। अभी रशिया यूक्रेन वार में सभी देशों को ह्यूमन राइट्स का ज्ञान दिया जा रहा है कि देखो रशिया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन आप सोचिए, जिन गरीब अफ्रीकन कंट्रीज में कोविड से बहुत ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल सकी सिर्फ इसलिए क्योंकि पेटेंट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो क्या उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये भी तो यूरोपियन कंट्रीज को सोचना चाहिए ना। आप एक ह्यूमन बीइंग और दूसरे ह्यूमन बीइंग के बीच में सिर्फ इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एक यूरोप में रहता है और एक अफ्रीका में रहता है। अब आप इस केस में ना थोड़े एथिकल डायलेमास को जानिए। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है। सबसे पहला एथिकल डायलेमा तो देखो यही है, एक तरफ है राइट टू बिजनेस और दूसरी तरफ है ह्यूमन लाइफ। दूसरा एथिकल डायलेमा है, एक तरफ प्रॉफिट, दूसरी तरफ है ह्यूमैनिटी। और सबसे लास्ट में एक तरफ इनोवेशन और दूसरी तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए, ये एथिकल डायलेमा है। देखो, कई यूरोपियन देशों और फार्मास्यूटिकल लॉबी ने पेटेंट वेवर का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे इनोवेशन की स्पिरिट को नुकसान होगा। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ी मुश्किल से इनोवेशन की है, ड्रग को डेवलप किया है, और आगे से फिर इनोवेशन के लिए ज़्यादा इंसेंटिव नहीं रहेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत रिसोर्स इन्वेस्ट किए होंगे ड्रग को डेवलप करने में, तो प्रॉफिट पर उनका राइट बनता है। और पेटेंट माफ़ करने से फ्यूचर में नई वैक्सीन की जो रिसर्च है ना उसके प्रति इंसेंटिव कम रहेगा। लेकिन देखो, यह एथिकली रॉन्ग है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को हमेशा बिजनेस और प्रॉफिट के ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मेडिकल एथिक्स में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए स्टेट की ड्यूटी बनती है। स्टेट की ड्यूटी ये है कि वो पॉलिसीज और रेगुलेशन से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट बिजनेस एब्यूज। आपको याद होगा गांधी जी के जो 7 डेडली सिंस है ना, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है 2016 में।
7 डेडली सिंस में से एक सिन ये है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी मोरालिटी के विरुद्ध, मोरालिटी के बिना कॉमर्स नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में बूस्टर डोज को एक तरफ प्राथमिकता दी जा रही है और दूसरी तरफ जो गरीब अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे लोगों को सिंगल डोज तक नहीं लगी है। तो ये तो देखो इनजस्टिस है और ह्यूमन इक्विटी के प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। पूरे वर्ल्ड में सभी ह्यूमंस को एक जैसी ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रही है ना, तो ये ह्यूमैनिज्म के अगेंस्ट है। इसके बाद अगला जो हमारी आज की न्यूज़ है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंटेक्स्ट ये है, यहां पर देखिए, लबासना में जो ये बैच पास आउट हो रहा है सिविल सर्वेंट्स का, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में पॉइंट्स इस्तेमाल किए ना, उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो हमारे एथिक्स के पेपर में। और वैसे इनका इस्तेमाल तो जीएस पेपर 2 में भी हो सकता है। जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है ना, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स बोल रहा हूँ, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, ये टॉपिक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है ना, तब भी इस न्यूज़ के जो पॉइंट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। पहला पॉइंट देखो ये है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का रोल बढ़ गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। तो सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया को वर्ल्ड ऑर्डर में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट और मॉडर्न बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को सेंस ऑफ ड्यूटी की इंपॉर्टेंस बनाए रखने का मैसेज दिया कि काम करते वक्त आपके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मशीन की तरह काम कर रहे हो, इमोशंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, आप अपने काम को ड्यूटी मानिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपके डिसीजन हमेशा लास्ट मैन स्टैंडिंग के बेटरमेंट के लिए होने चाहिए। वो व्यक्ति जो डिप्रेस्ड क्लास में आता है, पंक्ति के आखिरी कोने पर खड़ा है, उस तक आपके डिसीजन पहुंचने चाहिए, उस पर्सन की बेटरमेंट के लिए आपके डिसीजन होने चाहिए। नेक्स्ट, हमेशा फील्ड को प्रायोरिटी दीजिए फाइल्स के ऊपर। आजकल देखो इतनी ज़्यादा फाइल्स आती हैं डीएम के पास में, मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग का चलन बढ़ गया है तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स भी होती हैं, तो फील्ड में जाने के लिए टाइम ही नहीं बच पाता। और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स तो रिलेक्टेंट होते हैं, जाना भी नहीं चाहते फील्ड में, थकावट होती है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि आप फील्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए फाइल्स के ऊपर, तभी तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जान पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन टीम एफर्ट इन स्पिरिट ऑफ सबका प्रयास, मतलब सभी आपके जो डिपार्टमेंट के कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सबको साथ लेके चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड इंप्लीमेंट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। बहुत सारे देखो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हुए ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे लास्ट में, आप रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे फोकस कीजिए। ये जो कैची फ्रेजेस है ना, ये काफ़ी काम आ जाते हैं आंसर राइटिंग में। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो सिविल सर्विसेज के संदर्भ में जब आपको कुछ लिखना हो। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी देखो आज की अगली जो न्यूज़ है ये सील कवर जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है। देखो बहुत बार आपने देखा होगा, कोई मामला जब चल रहा होता है ना कोर्ट में, तो सरकार क्या करती है, सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट दे देती है, और जो जज होते हैं वो सरकार के द्वारा दी गई सील्ड रिपोर्ट को देखते हैं और उसके आधार पर अपना फैसला दे देते हैं। इवन केस में इन्वॉल्व जो पिटिशनर होता है ना, उसको सील्ड कवर की रिपोर्ट को दिखाया भी नहीं जाता कि सरकार ने ऐसा क्या दे दिया है सील्ड कवर में जो सिर्फ जज ने देखा और जज ने अपना फैसला सुना दिया। तो इस पर ना हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। सरकार के कुछ केसेस जिसमें सील्ड कवर की रिपोर्ट सरकार ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया या फिर हाई कोर्ट ने मान लिया, वो इस प्रकार से हैं, राफेल केस, मीडिया वन केस, भीमा कोरेगांव केस। इन सभी केसेस में सरकार ने सील्ड कवर में रिपोर्ट दी और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मान लिया। वो रिपोर्ट दिखाई भी नहीं गई दूसरी पार्टी को जो केस में इन्वॉल्व है। इसमें क्या एथिकल पर्सपेक्टिव है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट बताया, क्योंकि इससे दूसरी पार्टी को फेयर चांस नहीं मिलता खुद को डिफेंड करने का। क्योंकि देखो दूसरी पार्टी जब तक रिपोर्ट देखेगी नहीं कि रिपोर्ट में दिया क्या है, तो कैसे उसको पता लगेगा कि कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। नेक्स्ट, सील्ड कवर जो प्रिंसिपल है, ये देखो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाता है।
मतलब हमें भी तो नहीं पता लगा ना, हम जनता हैं, हमें भी तो पता लगना चाहिए ना कि सील्ड कवर में आखिरकार था क्या, ऐसा सरकार ने क्या बता दिया। देखो ये बात सच है, कई बार सिक्योरिटी इश्यूज के कारण चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, लेकिन सरकार तो बार बार ऐसा कर देती है। कई सारे केसेस में ऐसा कर दिया कि ये सिक्योरिटी इशू है, इसलिए हम रिपोर्ट आपको सील्ड कवर में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी इशू है ना, तभी आप उस रिपोर्ट को सील्ड कवर में प्रेजेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि हर एक केस में। नेक्स्ट, ब्रिटेन के लॉर्ड हेवर्ट ने कहा था कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब ऐसा नहीं कि जस्टिस इंश्योर करना ही है, ये तो है ही, लेकिन जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। समझ रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले केस में जस्टिस हो रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। इस प्रकार से अगर सील्ड कवर में रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है कोर्ट में, बिना किसी दूसरे पर्सन को दिखाए, बिना जनता को दिखाए, तो देखो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जस्टिस नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगा ना कि सील्ड कवर में था क्या। नेक्स्ट, ओपन कोर्ट प्रिंसिपल हमारी जुडिशरी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी पर बना रहता है, लेकिन सीक्रेसी से कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर डाउट आता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जहां पर भी इस्तेमाल हो। इसके बाद आज का जो हमारा गुड गवर्नेंस का या फिर पॉजिटिव वैल्यू का एग्जाम्पल है वो है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में देखो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तुरुंगा लाइब्रेरी। अब ये ना पिछले हफ्ते की बात है, एक दिन छुट्टी थी, लाइब्रेरी कायदे से ओपन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसकी वजह से लाइब्रेरी के जो गेट्स हैं ना अपने आप ओपन हो गए। ओपन हो गए तो फिर तो देखो, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं था, लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया लाइब्रेरी में, बहुत भीड़ लग गई। अब सोच के देखिए, इतने सारे लोग आ गए लाइब्रेरी में, भीड़ है, कोई बुक रिटर्न करने आया है, किसको बुक इशू करवानी है, लेकिन लाइब्रेरी में एक स्टाफ तक नहीं है। लेकिन देखो, जब तक पता लगा ना लाइब्रेरी के स्टाफ को कि ऐसा ऐसा गलती हो गई है, एक गार्ड के माध्यम से लाइब्रेरी को खाली करवाया गया, लेकिन अगले दिन उन्होंने पाया कि 147 जो बुक्स हैं वो सेल्फ इशू हुई हैं, मतलब अपने आप से इशू हुई हैं, क्योंकि वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम था, अपने आप से भी बुक इशू करवाई जा सकती थी। तो 147 बुक्स सेल्फ इशू हुई, और इसके साथ साथ एक नोट भी मिला जिसमें पर्सन ने लिखा हुआ था कि मेरे अकाउंट में दिक्कत है, मैं कुछ सीडीज ले जा रहा हूं और यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए मैं सीडीज ले जा रहा हूं, मेरे अकाउंट में दिक्कत है, सेल्फ इशू मैं नहीं करवा पा रहा हूं, ऐसा नोट लिखा हुआ मिला। तो देखो ये ऑनेस्टी का, रिस्पेक्ट टू लैंड ऑर्डर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि 2-3 घंटे तक लाइब्रेरी पूरी तरह से अनस्टाफ्ड रही, लेकिन फिर भी थोड़ा मैसेज जरूर हुआ कि लोग देखते रह गए स्टाफ कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, लेकिन कोई चोरी वगैरह नहीं हुई बिल्कुल भी। ये एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। इसके बाद आज की जो हमारी एथिकल वैल्यू है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है कैटेगोरिकल इंपरेटिव। क्या मतलब होता है इसका? इसका देखो सीधा मतलब यह है कि हमें हमेशा ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देना चाहिए, भले ही कंसिक्वेंस हमें पर्सनल बेनिफिट ना दें। देखो कैटेगोरिकल इंपरेटिव के ना 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट यूनिवर्सल लॉ, जिसका मतलब यह है कि वही एक्ट मोरल होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। जैसे देखो, चोरी करना हर जगह यूनिवर्सलाइज नहीं है, तो चोरी करना एक मोरल एक्ट नहीं है, बट जैसे माँ बाप का सम्मान करना, इसे हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटी हो, माँ बाप का सम्मान हर जगह ठीक है, तो ये मोरल एक्ट है, क्योंकि आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, माँ बाप का जो सम्मान है, माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है, इसे हर जगह पर तवज्जो दी जाती है, तो इसे आप कह सकते हो ये यूनिवर्सल है, तो ये मोरल है। उसके बाद दूसरा जो एस्पेक्ट है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आप में देखो एंड है। ह्यूमन बींग्स को एज ए मीन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे फेक कोविड कंपनसेशन के केस में हमने डिस्कस किया था कि डेड बॉडीज को एज ए मीन्स इस्तेमाल किया जा रहा है ग्रेटर एंड के लिए, ग्रेटर एंड है उस केस में कंपनसेशन। एक और एग्जांपल देखिए आप, देखो वार में आर्मी द्वारा सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना ये इमोरल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ह्यूमन बींग्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। तो कैटेगोरिकल इंपरेटिव ये कहता है ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्व्स। ह्यूमन बींग्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अपने बड़े किसी पर्पज को अचीव करने के लिए। ह्यूमन बींग्स को आप किसी कमोडिटी या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये हमने कैटेगोरिकल इंपरेटिव का मतलब जाना ब्रीफ में। इसके बाद आज का जो क्वेश्चन है
वो है एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, व्हाट दिस कोटेशन मीन टू यू। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। कुछ पॉइंट्स जो आप इसमें लिख सकते हो वो इस प्रकार से हैं। देखो, दरअसल ये ना सोक्रेटिक का कोट है। उनके अनुसार अनएग्जामिन्ड लाइफ हमारी लाइफ का एसेंस ही खत्म कर देती है। मतलब कि अनएग्जामिन्ड लाइफ मतलब हम सोच ही नहीं रहे हैं लाइफ कैसे चल रही है। देखो, ह्यूमन इज सोशल एनिमल, लेकिन हमारी सोचने की क्षमता ही हमारे जीवन को एक मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड करती है। सोच के देखिए, हम चले जा रहे हैं। आप यूपीएससी का एग्जांपल लीजिए, तैयारी करे जा रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, एग्जामिन ही नहीं कर रहे हैं अपनी तैयारी को, तो फिर क्या फायदा। एग्जामिन लाइफ के देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, मतलब लाइफ को एग्जामिन करने के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। नंबर 1, ह्यूमन की ग्रोथ, एवोल्यूशन और प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम हमारी लाइफ को एग्जामिन करते हैं। एक पेड़ भी तभी ग्रो होता है जब उसे सोयल, एक पेड़ भी देखो तभी ग्रो होता है जब उसे सोयल, सनलाइट, वाटर या फिर दूसरे न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट, देखो गांधी जी एग्जामिन लाइफ के समर्थक रहे हैं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, आपने शायद पढ़ी भी हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उस ऑटोबायोग्राफी में उनके एग्जामिन लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरह से हमारी सोसाइटी फास्ट चेंज हो रही है, हाइपर कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, वार, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब चीज़ों से देखो हम तभी डील कर पाएंगे जब हम हमारी जो अनएग्जामिन लाइफ है उसको एक जेन्युइन पर्पस देंगे कि हमें लाइफ में करना क्या है, कैसे जीवन होना चाहिए। हमें देखो माइंड के साथ साथ अपनी कंसाइंस पर भी प्रायोरिटी देनी होगी, तभी हम अपनी सोसाइटी में मीनिंगफुल तरीके से आपस में एंगेज कर पाएंगे, सोसाइटी को एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ ले जा पाएंगे। सबसे लास्ट में, एग्जामिन लाइफ ही हमें गलत काम से, जैसे करप्शन से और कन्फ्लिक्ट से बचाती है। हमें अंदर से एहसास होता है कि ये काम गलत है, ऐसा काम करके लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो एग्जामिन लाइफ है ना वो ज़रूरी है। लाइफ को समय समय पर एग्जामिन करना ज़रूरी है, सोच समझ के काम करना ज़रूरी है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।